अब तक हम स्टडी कर चुके हैं कि टेंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और फिर इनमें भी इनके सब टाइप क्या होते हैं। अब हम हर एक टेंस को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। इस लेसन में, इस क्लास में हम प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे और उसमें भी हम शुरुआत में पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। इस टेंस की पहचान के बारे में बात करें तो हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ आदि शब्द आते हैं। और इंग्लिश में पहचान या आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो इंग्लिश में किसी भी टेंस की पहचान होती है उनकी हेल्पिंग वर्ब से, और इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज। अर्थात यदि किसी सेंटेंस में आपको डू या डज दिखाई दे तो समझ लीजिएगा कि वह सेंटेंस कौन से टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। लेकिन अपवाद देखिएगा कि इनके अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। तो फिर सर इसमें है वो हमारी टेंस की पहचान कैसे होगी? तो इसकी पहचान इनकी मेन वर्ब से ही होती है। इनमें अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की V1 या V5 अर्थात मेन वर्ब प्लस उसमें एस या ईएस वो फॉर्म का यूज किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि V1 एवं V5 फॉर्म का यूज कहाँ किया जाता है। पहले देखते हैं V5। V5 फॉर्म का यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ किया जाता है, और V1 जो फॉर्म है उसका प्रयोग फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन चाहे वो कोई भी नंबर हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, के साथ किया जाता है। साथ ही थर्ड पर्सन के जो प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ भी V1 का प्रयोग किया जाता है। V5 में हमने देखा कि एस या ईएस इसमें लिखा हुआ है, तो एस किस में जोड़ा जाता है और ईएस कैसे किस में जोड़ा जाता है। तो SVO वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो भी शब्द, जो भी वर्ब है वो S, डबल एस, SH, CH, XO आदि से एंड होते हैं। उनके आगे तो हम जोड़ते हैं ES और बाकी सभी वर्ब्स के साथ हमें वो S जोड़ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के अलावा बाकी सभी सेंटेंस चाहे वो नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, डबल इंट्रोगेटिव हो या फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, सभी में आपकी हेल्पिंग वर्ब डू या डज दी गई होती है। अब इसमें भी एक क्वेश्चन यह आता है कि हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग कहाँ होता है। तो डज का प्रयोग होता है आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, और डू का प्रयोग आपका हो गया फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के साथ, और साथ ही थर्ड पर्सन में यदि वो प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ भी डू का प्रयोग होता है। अब हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस कैसे बनते हैं। इसके लिए हम SVO वाले चैप्टर और सेंटेंस वाले चैप्टर में डिटेल से पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था ये अफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है। SVO अर्थात सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, और वर्ब में भी क्या होता है आपकी हेल्पिंग वर्ब पहले आती है और मेन वर्ब बाद में आती है। निगेटिव में क्या होता है कि आपका जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद में नोट का प्रयोग करना होता है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है उसको सेंटेंस के शुरुआत में ले आते हैं, लास्ट में हमें मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाते हैं। यदि हम बात करें इंट्रोगेटिव नेगेटिव की, तो इसमें चूँकि इंट्रोगेटिव है तो आपकी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, साथ में ही सब्जेक्ट के बाद में इसमें नोट का प्रयोग किया जाता है। डबल इंट्रोगेटिव की बात करें तो डबल इंट्रोगेटिव की स्ट्रक्चर है वो इंट्रोगेटिव के टाइप ही होती है। फ़र्क इतना सा होता है कि इसमें इंट्रोगेटिव जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है उससे पहले WH वर्ड का यूज किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस में यहाँ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ न करके मेन वर्ब से ही आपकी इसकी पहचान होती है। नेगेटिव
सेंटेंस की बात करें तो निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती है, उसके बाद में नोट का प्रयोग किया जाता है, और जब डू और डज हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लिया जाता है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव में आपकी हेल्पिंग वर्ब डू और डज वाक्य के शुरुआत में आ जाती है, उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हम केवल अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है वो पढ़ाई कर रहे हैं। बाकी के आपके जो इंट्रोगेटिव, नेगेटिव है और साथ में डबल इंट्रोगेटिव मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है, उनकी हम अलग से स्टडी करेंगे। विभिन्न सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझते हैं हम एक एग्जाम्पल से। इसमें आपका सब्जेक्ट है ही, हेल्पिंग वर्ब आपको डू और डज का प्रयोग करना है, मेन वर्ब आपका प्ले है और ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। इससे आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उनका निर्माण करना है। तो जो आपके अफर्मेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है सब्जेक्ट प्लस क्या होता है V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपका सब्जेक्ट क्या है ही, तो ही प्लेज क्रिकेट। ओके, उसके बाद में आपका जो नेगेटिव सेंटेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब डज का यूज करना है। किसके बाद में? सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब डज, और चूँकि नेगेटिव है तो डज के बाद में लगा देंगे नॉट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर एज इट आपका ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस बन गया ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो सेंटेंस के शुरुआत में आ जाती है और उसके बाद में आपका सब्जेक्ट और मेन वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस बन जाएगा डज ही प्ले क्रिकेट। इसके बाद में देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हिंदी में पहचान की बात करें तो वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। इंग्लिश के अंदर यदि आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो अंग्रेजी में इनकी पहचान होती है हेल्पिंग वर्ब से और मेन वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब आती है इसमें आपकी इज़, आर, एम, और मेन वर्ब की आती है V4। अब देखते हैं इस टेंस की स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ गई इज़, आर, एम, प्लस वर्ब की आ गई आपकी V4, देन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव की बात करें तो अफर्मेटिव सेंटेंस एज इट आ जाएगा, बट इसमें इज़, आर, एम जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद में नॉट आ जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो जो हेल्पिंग वर्ब है इज़, आर, एम वो सेंटेंस के शुरुआत में आ जाती है, उसके बाद में सब्जेक्ट और वर्ब की V4, देन ऑब्जेक्ट। समझते हैं एक एग्जाम्पल से। सब्जेक्ट दे रखा है सी, हेल्पिंग वर्ब है इज़, मेन वर्ब है रीड और ऑब्जेक्ट आपका है बुक। इससे अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अफर्मेटिव हो गया सब्जेक्ट सी, हेल्पिंग वर्ब इज़ और मेन वर्ब रीड है तो इसकी V4 फॉर्म आएगी रीडिंग, देन ऑब्जेक्ट ए बुक। सेंटेंस बन गया सी इज़ रीडिंग ए बुक। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, जो हेल्पिंग वर्ब इज़ है उसके बाद में नॉट लग जाएगा, सी इज़ नॉट रीडिंग ए बुक। इंट्रोगेटिव में क्या होगा कि आपकी जो हेल्पिंग वर्ब इज़ है वो सेंटेंस के शुरुआत में आ जाएगी, तो सेंटेंस बन जाएगा इज सी रीडिंग ए बुक। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हिंदी में पहचान हो गई चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि वाक्य के अंत में आते हैं, और इंग्लिश में इसकी पहचान होती है हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव से, और मेन वर्ब की आती है इसमें थर्ड फॉर्म अर्थात V3। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेज की स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हो गई आपकी हैज़ और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव के बाद में नोट आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है हैज़ ऑब्लिक हैव
वो सेंटेंस के शुरुआत में आ जाएगी और उसके बाद में सब्जेक्ट V3 प्लस ऑब्जेक्ट। समझते हैं एक एग्जांपल से। सब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब हैव, मेन वर्ब फिनिश एंड आपका ऑब्जेक्ट है माई होमवर्क। तो इससे हम अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव में सब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब है वो लगा देते हैं हैव, और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी फिनिश की क्या बन जाएगी, फिनिश्ड, एंड देन ऑब्जेक्ट माई होमवर्क। तो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है हैव, उसके बाद में नोट लग जाएगा। इंट्रोगेटिव में क्या आएगा कि आपकी जो हेल्पिंग वर्ब हैव है वो सेंटेंस के शुरुआत में आ जाएगी और सेंटेंस बन जाएगा हैव आई फिनिश्ड माई होमवर्क, और लास्ट में आ जाएगा मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हिंदी वाक्यों की पहचान होती है वाक्य के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं आदि शब्द आते हैं तथा इसमें समय दिया गया होता है। और इंग्लिश वाक्यों में यदि पहचान की बात करें तो पहचान होती है हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, हैव बीन से, तथा मेन वर्ब की इसमें आती है V4 या ING फॉर्म। इस टेंस के स्ट्रक्चर की बात करें तो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसकी स्ट्रक्चर होगी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ जाएगी हैज़ बीन या हैव बीन, प्लस वर्ब की V4 यानी ING फॉर्म, प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर, प्लस टाइम। नेगेटिव की बात करें तो आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है हैज़ बीन या हैव बीन, इनके बीच में नोट लगाते हैं। कैसे लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की ING फॉर्म यानी V4 प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव सेंटेंस के शुरू में आ जाती है, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में बीन, उसके बाद में V4, देन सिंस या फॉर प्लस टाइम लगा देते हैं। समझते हैं एक एग्जांपल से। सब्जेक्ट है ही, हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, मेन वर्ब स्टडी और टाइम है मॉर्निंग। तो अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा सब्जेक्ट ही, देन हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, देन मेन वर्ब स्टडी का हो जाएगा V4 स्टडिंग, देन मॉर्निंग एक निश्चित समय है इसलिए मॉर्निंग से पहले आ जाएगा सिंस, देन मॉर्निंग। सेंटेंस बन गया ही हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव में क्या होगा, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है हैज उसके बाद में नॉट देन बीन, क्या बनेगा ही हैज़ नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। इंट्रोगेटिव में क्या आएगा कि आपकी हेल्पिंग वर्ब है हैज, सेंटेंस के शुरुआत में आ जाएगी, सेंटेंस बन जाएगा हैज ही बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, और लास्ट में आपका मार्क ऑफ इंट्रोगेशन आ जाएगा। अब हम प्रैक्टिस करते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। मैंने एग्जांपल के तौर पे एक अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा, BL सर इज़ टीचिंग इंग्लिश ग्रामर। इससे आपको इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने हैं। तो कोई भी आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना होता है उसके लिए आपको मेन फोकस करना होता है हेल्पिंग वर्ब पे, और इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है आपकी इज़। तो कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरुआत में ले जाते हैं। तो इंट्रोगेटिव बनाया तो उसमें आ गई हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में आ गई तो इज़, देन BL सर टीचिंग इंग्लिश ग्रामर। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब इज़ है वो सेंटेंस के शुरुआत में लेके आते हैं, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में आप नोट लगाते हो और देन V4 एंड देन आपका ऑब्जेक्ट एज इट रहेगा। तो सेंटेंस बन जाएगा इज़ BL सर नॉट टीचिंग इंग्लिश ग्रामर। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो बनाते ही बनाते हैं,
और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है उससे पहले WH शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैंने पहला DI वाला सेंटेंस लिखा है, व्हाट इज BL सर टीचिंग। इसमें यदि आप देखोगे तो ऊपर वाला देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसमें लिखा हुआ इज BL सर टीचिंग इंग्लिश ग्रामर। तो इसमें इज BL सर टीचिंग एज इट उठाया है और इज से पहले व्हाट लगा दिया है। लेकिन ये देखा कि हमने इसमें इंग्लिश ग्रामर नहीं जोड़ा है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश ग्रामर व्हाट का आंसर है। इसलिए WH शब्द वाले जो क्वेश्चंस हैं या डबल इंट्रोगेटिव वाले जो सेंटेंस हैं उसमें जो आंसर वाले शब्द हैं उनको नहीं लिखा जाता है। तो DI वाला जो फर्स्ट सेंटेंस हो गया वो हो गया व्हाट इज BL सर टीचिंग। हु का आंसर सब्जेक्ट होता है और ऊपर वाले केस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि आप देखोगे तो BL सर है वो सब्जेक्ट है। तो इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में BL सर को छोड़ देंगे और बाकी का सेंटेंस एज इट लिख देंगे। तो आपका हु से जो DI वाला या डबल इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस बनेगा वो आपका बन जाएगा, हु लगा दिया, उसके बाद में इज BL सर को छोड़ दिया, टीचिंग इंग्लिश ग्रामर। तो आगे की क्लासेस में हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और साथ ही पढ़ेंगे कि हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज का रिप्लाई कैसे देते हैं, आंसर कैसे देते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।